हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक आपको करा दिए थे, जिसमें से आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो चुका है, कंसंट्रेशन हो चुका है, सॉल्युबिलिटी हो चुकी है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन हो चुका है। ये 4 टॉपिक हमने आपको करा दिए हैं। एनसीईआरटी के ही टॉपिक हैं आपके। तो इनके साथ साथ में हम लोगों ने एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं और जो उसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन हैं सबको सॉल्व करा दिए हैं। हर एक टॉपिक के बाद जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं। तो अभी इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 5 में पढ़ा था कि किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन का जो वेपर फेज है ये डिस्कस करते हैं हम लोग या फिर एक्सप्लेन करते हैं हम लोग राउल्स लॉ के थ्रू। ठीक है, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहली बात ये कि ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को किसी भी कंडीशन में फॉलो कर रहा है वो होगा आइडियल सॉल्यूशन, और जो फॉलो नहीं कर रहा है वो होगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट मीन्स that solution can be called the ideal solution, which is obeys the Raoult's law at all concentration at specific या constant टेम्परेचर। किसी भी कंडीशन में वो अगर राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो वो होगा आइडियल सॉल्यूशन। अगर वो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो हमारा होगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यहाँ फॉलो करने का मतलब क्या है? जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, आफ्टर द मिक्सिंग नो वॉल्यूम चेंज, that means delta V of mixing is equals to 0, delta H of mixing equals to 0। ना ही उनके एंथैल्पी में कोई चेंज होगा, दैट मीन्स एनर्जी में कोई चेंज होगा, ना ही उनके कोई वैल्यूम में चेंज होगा। बट यहाँ पे जो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग है ये 0 नहीं होगा, या तो कम हो जाएगा या तो ज़्यादा हो जाएगा आफ्टर द मिक्सिंग। डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो भी यहाँ पे 0 नहीं होगा। अगर ये सब केसेस आते हैं तो वो नॉन आइडियल है, अगर ये केस आते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा है? आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो इनके पूरी मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। होता क्या है यहाँ पे, हमारे पास 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है। अब सपोज करते हैं जो कंपोनेंट ए का जो इंटरेक्शन है वो ए है, क्योंकि सभी ए होंगे। बी का जो इंटरेक्शन है वो बी और बी है। आफ्टर द मिक्सिंग जो इनका इंटरेक्शन हो जाएगा वो ए और बी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ के केस में क्या है, कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट बी है। यहाँ का जो इंटरेक्शन है वो ए टाइप का है और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो बी टाइप का है। आफ्टर द मिक्सिंग जो इनका इंटरेक्शन होगा वो भी ए बी होगा। ठीक, अब डिफरेंस कहाँ आता है दोनों में वो देखना है। डिफरेंस ये आता है कि जो इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है सेम वही जो इंटरेक्शन होगा वो यहाँ पे भी रहा होगा और यहाँ भी रहा होगा। नो एनी इंटरेक्शन चेंज आफ्टर द मिक्सिंग इन द आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद इस केस में क्या होगा, नॉन आइडियल के केस में जो यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है या तो इनसे ज़्यादा इंटरेक्शन होगा और या तो फिर इनसे बहुत ही कम इंटरेक्शन होगा। ठीक, अब देखो 2 केसेस बनते हैं यहाँ भी। पहला केस ये बनता है कि जो हमारा ए बी इंटरेक्शन है वो मोर देन द ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन। सेकेंड केसेस ये है कि ए बी जो इंटरेक्शन है या तो वो कम होगा ए इंटरेक्शन से या फिर बी बी इंटरेक्शन से। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में क्या होता है, तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ देखा था राउल्स लॉ में, वो उस ग्राफ में कुछ डेविएशन आते हैं। डेविएशन का क्या आता है, जब हमारा ए बी का जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाता है आफ्टर द मिक्सिंग तो इसे हम लोग कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और जब इनका इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब डेविएशन को देखते हैं ग्राफ के अंदर। देखो हमारा ये ग्राफ बना था राउल्स लॉ में, ये हो गया x1 यहाँ पे 1 है, x2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे x1 0 है, x2 1 है। ठीक है, ये हमारा
P02 हो गया और यहाँ पे हमारा P01 हो गया। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही थी पार्शियल वाइपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 2 और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके वाइपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट 1 और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपकी P टोटल वाइपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P1 प्लस P2 को। ठीक, अब देखो दो केसेस बनता है। पहला केस क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये होता है कि जो यहाँ पे इंटरेक्शन है वो पहले से कम हो गया है। जब इंटरेक्शन कम होगा तो यहाँ पे ये कंपोनेंट बहुत ही ईजिली सेपरेट हो जाएंगे और यहाँ पे जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो इनके केस में क्या होगा, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा और यहाँ पे सेपरेशन बहुत ही ईजिली नहीं हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन केस में जो ग्राफ ये लीनियर बन रहा था अब वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा। सभी के जो ग्राफ होंगे कुछ इस फॉर्म में बनेंगे। ठीक है, और नेगेटिव केसेस के में क्या होगा, जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो जो ये लाइन थी वो ग्राफ अब कुछ इस फॉर्म में हो जाएगी, डाउन हो जाएगी पहले से। ठीक, अब देखो जो ये रेड लाइन शो कर रही है, शो कर रही है पॉजिटिव डेविएशन को और जो ये ब्लैक लाइन है ये शो कर रही है आपके नेगेटिव डेविएशन को। ठीक, अब देखो कभी कभी ऐसा केसेस आता है आफ्टर द मिक्सिंग डेविएशन इज टू मच हाई, या फिर पॉजिटिव डेविएशन बहुत हाई हो जाएगा या फिर नेगेटिव बहुत ही हाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस फॉर्म में बनेगा, पॉजिटिव कुछ इस फॉर्म में हो जाएंगे और जो नेगेटिव है कोई वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएंगे, बहुत ही कम हो जाएंगे। जो हमारा लीनियर लाइन है उससे पॉजिटिव बहुत ऊपर, नेगेटिव बहुत ही नीचे हो जाएंगे। तो इस केसेस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा या फिर जो मिक्सचर होगा उसे हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप्स कहते हैं। एजियोट्रॉप्स एक ऐसा मिक्सचर है जहाँ पे जो हमारा लिक्विड और वाइपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन या फिर जो कंपोजिशन है वो दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ये क्लोज वेसल में यहाँ पे ये लिक्विड फेज थे और यहाँ पे ये वाइपर फेज हो गए, इन दोनों में जो कंपोजिशन होगा या फिर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो दोनों सेम हो जाता है, तब बनता है हमारा एजियोट्रॉप्स। ठीक, ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास यहाँ पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक, तो मैक्सिमम और मिनिमम को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, जब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डेविएशन होगा तो वहाँ पे बनेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक, देखो दो केसेस बने थे, एक पॉजिटिव डेविएशन का, दूसरा बना था नेगेटिव का। जब बहुत ही ये हाई हो जाते हैं, बहुत ही हाई, तो उस केस में बनता है यहाँ पे पॉजिटिव जब हाई हो जाएगा डेविएशन तो यहाँ बनेगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब जब यहाँ पे नेगेटिव बहुत ही हाई हो जाएगा तो यहाँ बनेगा आपका मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ये आपका लेक्चर यहाँ तक एंड हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के क्वेश्चन, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है 1.5 क्या कह रहा है यहाँ पे, पहले इसी कर लेते हैं हम लोग। वाइपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 515 mmHg रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वाइपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CaCl2 एट 298 केल्विन। हम लोग यहाँ पे सपोज कर लेते हैं किसी को भी एक कंपोनेंट 1 है, दूसरा कंपोनेंट 2 है। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या आता है। लेट अस कंसीडर दैट कंपोनेंट 1 जो है वो हमारा क्लोरोफॉर्म में CaCl3। ठीक है, तो इसके केस में जो हमारा वाइपर प्रेशर दे रखा है P01 जो दे रखा है वो है हमारा यहाँ पे 200 mmHg। दूसरा कंपोनेंट को हम लोग कंसिडर करते हैं वो जो कि है डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, ये हो जाएगा P02। ये गिवन यहाँ पे 415 mmHg। ठीक है, क्या पूछा गया, कैलकुलेट द वाइपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। P टोटल पूछा गया है, फाइंड आउट द P टोटल। हमें P टोटल फाइंड करना है, नोट नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, P टोटल फाइंड करना है। तो P टोटल फाइंड करने के लिए हम लोग पहले फाइंड करेंगे P1 एंड
P2। P1 और P2 फाइंड करने के लिए हमें पहले फाइंड करना होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द 2। अब देखो यहाँ पे गिवन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 एट 298 केल्विन। टेम्परेचर सेम है जो कि कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। तो अब ये कंपोनेंट 1 कंपोनेंट हमारा कंपोनेंट 1 ये था, कंपोनेंट 2 ये है। दोनों कंपोनेंट के लिए पहले फाइंड करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स और उसके बाद फाइंड कर लेंगे हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे पहले हम इन दोनों का फाइंड करते हैं मोलर मास, या फिर डायरेक्टली कर लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 दैट में CHCl3 कंपोनेंट 1 है। तो इसके लिए क्या होता है मास अपान मोलर मास फार्मूला हो जाता है। मास कितना गिवन है CHCl3 का यहाँ पे 25.5 और CHCl3 का फाइंड कर लेते हैं हम लोग मोलर मास। कार्बन का 12 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस 3 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन इनकी जो वैल्यू आएगी वो 119.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो 119.5। अब इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद इनकी वैल्यू आएगी 0.213 मोल आ जाएगी। सेकेंड फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 सेकेंड कंपोनेंट है ये, ठीक है। यहाँ भी मास अपान मोलर मास होगा। मास गिवन है यहाँ पे 40 ग्राम, तो 40 अपान यहाँ से इनका जो इनको भी कैलकुलेट कर लो आप लोग। CH2Cl2 कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू क्लोरीन का होता है 35.5। इनको कैलकुलेट कर लेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 85 ग्राम पर मोल आ जाएगी। तो यहाँ पे 85 ग्राम पर मोल हो गया। इनको डिवाइड कर देंगे, आफ्टर डिवाइड 0.47 मोल आ जाएंगे। अब हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे Chi1 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 एंड 2। सो यहाँ पे N1 कितना है, N1 होगा आपका 0.213 अपॉन N1 0.213 प्लस 0.47। इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद इनका जो वैल्यू आएगा आपका वो हो जाएगा 0.312। अब यहाँ से Chi2 फाइंड कर लेते हैं। तो पता है हमें दो ही कंपोनेंट है तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा Chi1 प्लस Chi2 हो जाता है हमारे पास 1। सो 1 माइनस Chi1 कर लेंगे, या फिर यहाँ से Chi2 फाइंड करना है तो N2 अपॉन N1 प्लस N2 हो जाएगा। सो यहाँ पे N2 की वैल्यू कितनी है 0.47 अपॉन यहाँ से N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा, तो N1 प्लस N2 0.213 प्लस 0.47। इनको कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन इनकी जो वैल्यू आएगी वो जाएगी 0.688। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ हमें कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था हमें वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग राउल्स लॉ को। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ फार्मूला क्या होता है P टोटल इक्वल्स हो जाएगा P01 माइनस P01 माइनस P02 मल्टीप्लाइड बाय द Chi2। तो यहाँ से P01 क्या गिवन है, देखो हमने सपोज किया था कि क्लोरोफॉर्म जो होगा वो कंपोनेंट 1 होगा। तो क्लोरोफॉर्म कंपोनेंट 1 है 200 हो गया। यहाँ पे क्लोरोफॉर्म डाइक्लोरोमीथेन कंपोनेंट 2 है तो इसके लिए P02 क्या हो जाएगा 415 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास P01 है इनकी वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस P01 जो है यहाँ पे 200 माइनस यहाँ हो जाएगा 415। Chi2 की वैल्यू आई थी यहाँ पे 0.688। सो इनको कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा तो हो जाएगा प्लस, यहाँ 215 मल्टीप्लाइड बाई 0.688। आफ्टर द कैलकुलेशन जो इनकी वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 347.9 mmHg। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। यहाँ दो क्वेश्चन दे रखे थे, फर्स्ट का आ गया, सेकंड है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वाइपर फेज। अब वाइपर फेज में इनका मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, ठीक।
तो वाइपर फेज के लिए फार्मूला क्या होता है, ये हो गया आपका फर्स्ट का। अब सेकंड के लिए वाइपर फेज में जाना है। वाइपर फेज के लिए फार्मूला होता है हमारे पास पी आई इक्वस टू हो जाता है वाई आई, यहाँ से हो जाएगा पी टोटल। तो हर एक कंपोनेंट के लिए निकालना है, तो यहाँ से फर्स्ट कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा P1 प्लस वाई इक्वस टू Y1, यहाँ हो जाएगा P टोटल। तो यहाँ से Y1 फाइंड करना है, तो P1 अपान हो जाएगा P टोटल। अब P1 कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो P1 फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे Chi1 आया हुआ था, इसकी हेल्प से हम लोग P1 फाइंड कर लेंगे। तो P1 इक्वस टू हो जाता है P01 मल्टीप्लाइड बाय द Chi1 हो जाता है। तो P01 जो कि यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर रखा है 200 है, मल्टीप्लाइड बाय Chi1 कितना आया है 0.312। जब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 62.4 mm Hg हो जाएगा। ये आपका हो गया P1। ऐसे ही P2 फाइंड कर लेंगे, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो P1 की वैल्यू जाएगा 62.4 अपान P टोटल यहाँ आ रखा है 347.9 इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन इनकी जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी 0.18। ये मोल फ्रैक्शन है तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ऐसे दूसरा फाइंड कर लेंगे Y2 के लिए, तो P2 अपान हो जाएगा P टोटल। तो P2 की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे हम लोग, यहाँ से P2 की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी तो यहाँ से P2 इक्वस टू हो जाता है P02 मल्टीप्लाइड बाई Chi2। P02 की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर रखा था 415 मल्टीप्लाइड बाई Chi2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Chi2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था तो 0.688। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 285.5 mmHg हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट करो, तो P2 की वैल्यू आ गई है 285.5 अपान यहाँ हो जाएगा 347.9। आफ्टर द कैलकुलेशन जब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद इनकी वैल्यू आएगी 0.82 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का ये दो आंसर आ गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आपका एक आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 1.8 है। ठीक है, इसी के आगे द वाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर 450 एंड 700 mmHg रिस्पेक्टिवली। पहले क्या गिवन है उनको नोट करते हैं हम लोग। ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे, ये वाइपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, तो यहाँ से हो जाएगा P0 A इक्वल्स टू गिवन है यहाँ पे 450 mmHg, और यहाँ से P0 B गिवन है 700 mmHg at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure भी given है यहाँ पे, P टोटल गिवन है यहाँ पे 600 mmHg। पूछा गया है यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड। कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि हमें मोल फ्रैक्शन को फाइंड करना है दोनों कंपोनेंट का। अब उसके आगे आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वाइपर फेज। वाइपर फेज में भी हमें मोल फ्रैक्शन को ही फाइंड करना है दोनों केसेस में। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाता है, P टोटल इक्वल्स टू हो जाता है P0 A माइनस P0 A माइनस P0 B, यहाँ हो जाएगा Chi2, या फिर सेकंड के लिए दे दो B रख देंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे या फिर इनकी जगह हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं P टोटल इक्वल्स हो जाएगा P0 A माइनस P0 B, यहाँ पे Chi A प्लस P0 B। दोनों में से हम लोग कोई भी फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो P टोटल की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 600, P0 A की वैल्यू गिवन है 450 माइनस P0 B की गिवन है यहाँ पे वैल्यू 700। अब Chi A हमें फाइंड करना है प्लस P0 B की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 700। आफ्टर द कैलकुलेशन यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो Chi A की वैल्यू आ जाएगी या फिर X A की वैल्यू आएगी 0.4। कैलकुलेशन कैसे करोगे आप लोग, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये 600 इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा आपका -250
और ये प्लस 700, इसको इधर लेके आओ तो 600 माइनस 700 इक्वल्स टू माइनस 250, यहाँ पे काई ए है, ठीक है। यहाँ आ जाएगा माइनस 100, यहाँ माइनस 250, काई ए हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे काई ए की वैल्यू आ जाएगी 100/250, इनको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से 0.4 आ जाएगा। जब काई ए की वैल्यू यहाँ पे 0.4 आ गया तो काई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1 माइनस काई ए हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.4 दैट मीन्स 0.6 आ गया आपका ये काई बी की वैल्यू, ठीक है। एक पहला कंपोजिशन आपका आ गया जो आप पूछा गया कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, ठीक। अब दूसरा हमें फाइंड करना है इनको वेपर फेज में ले जा करके, ठीक है। तो वेपर फेज के लिए फार्मूला क्या होता है, इन वेपर फेज के लिए फार्मूला हो जाता है पी ए इक्वस टू हो जाएगा वाई ए, यहाँ हो जाएगा पी टोटल। दूसरे केस के लिए क्या हो जाएगा, पी बी इक्वस टू वाई बी, यहाँ हो जाएगा आपका पी टोटल, ठीक। यहाँ से वाई ए इक्वस टू पी ए अपान हो जाएगा यहाँ से पी टोटल। तो पी ए की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप लोग, पी ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए अपान, यहाँ हो जाएगा पी टोटल। यहाँ से वाई बी फाइंड करना है तो पी बी अपान यहाँ हो जाएगा पी टोटल। तो पी बी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी अपान यहाँ हो जाएगा पी टोटल। पी नॉट बी की वैल्यू जो होगी वो गिवन थी, यहाँ पे पी नॉट वैल्यू की गिवन थी 700, तो यहाँ जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाई काई बी की वैल्यू आ रखी है 0.6 अपान पी टोटल भी गिवन था यहाँ पे 600। अब यहाँ से इनको सॉल्व कर दो आप लोग, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा यहाँ से यहाँ से वाई बी इक्वस टू हो जाएगा आफ्टर द कैलकुलेशन, जब इनके मल्टीप्लाई और फिर उनके बाद डिवाइड करेंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो इनका मल्टीप्लाई कर, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यहाँ पे 7 6 जा 42 4.2 अपान ये 6 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे यहाँ जाएगा 0.7, वाई बी की वैल्यू आ गई। अब या तो 1 से माइनस कर लो तब भी इनकी वैल्यू आ जाएगी, या फिर इनको सॉल्व कर लो। यहाँ पे पी नॉट ए की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे 450 थी मल्टीप्लाइड बाई काई ए की जो वैल्यू थी सॉल्व करने पे 0.4 आ रखा है अपॉन पी टोटल यहाँ पे 600 दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 45 4 जा होता है आपका 180, 1 पॉइंट पर डेसिमल है लगा रखा है हमने, यहाँ पे 60 हो गया, इनको डिवाइड कर देंगे यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 0.3। सो काई ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.3। ये आपके दोनों कंपोजिशन किस में हो गए, वाइपर फेज में हो गए, और यहाँ पे ये दोनों कंपोजिशन किस में हो गए, लिक्विड फेज में हो गए। यही आपका यहाँ पे आंसर हो गया। थैंक यू सो मच।